हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। क्लास 9th में भी आपने बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए होंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेसन। अब क्लास 9th के अंदर आपने क्या किया है, मौज मस्ती भी की है और साथ में स्टडी भी की है। अभी क्लास 10th आ गई, थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं। मैं आपके साथ हूँ, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। सारे चैप्टर्स को, सबको, सारे सिलेबस को बिल्कुल हलवा बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1-2 मिनट बात करेंगे कि मैथमेटिक्स को इजी कैसे बनाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं बताऊं, आप क्या करते हो, हिंदी है, एसएसटी है, इंग्लिश है, उसमें क्या करते हो, कोई भी क्वेश्चन है लर्न कर लेते हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैथ को भी लर्न करने की सोचते हैं कि क्वेश्चन पढ़ा, इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, इसमें ये फॉर्मूला लगाना है, ऐसे कैलकुलेशन करनी है, आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चे करते होंगे, बट वो रॉन्ग मेथड है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैथ को इजी बनाने के लिए, हलवा बनाने के लिए आपको उसके कंसेप्ट को समझना है, फॉर्मूलाज को अच्छे से लर्न करना है और क्वेश्चंस को सोल्व आउट करके देखना है। पेन पेपर का यूज करना है और सोल्व करके देखने हैं आपको क्वेश्चंस। तभी आपका मैथ क्या होगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा, बिल्कुल हलवा हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पे क्लास 10th के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, जो भी आपके माइंड में आएगा ना कि हमें ये चीज की रिक्वायरमेंट है, वो मैं आपके लिए ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखूंगा। जैसे कि हमारा सबसे पहला मोटिव होगा भाई एनसीईआरटी को कंप्लीट करना, उसमें एग्जांपल्स भी कंप्लीट करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, तो उनसे बाहर तो कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो 95 प्लस मार्क्स जो हैं 100% आपके आएंगे, वो मेरी गारंटी है। बस आपको बस मेरे साथ साथ स्टडी करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई अपने चैप्टर नंबर 1 की, जो कि हमारा क्या है, रियल नंबर्स। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट इस वीडियो में करेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर मैं क्या कराने वाला हूं, सबसे पहले उस चैप्टर के कंसेप्ट कराऊंगा, उसके अंदर यूज होने वाले फॉर्मूलाज कराऊंगा और साथ में उन कंसेप्ट और फॉर्मूलाज को एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। तो पहले वो वीडियो आपको क्लियर करनी है, देन मूव ऑन करना है आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस के ऊपर। तो सबसे पहले बात करें हम, चैप्टर का नाम है हमारा रियल नंबर्स। तो रियल नंबर को ही समझ लेते हैं बच्चों, रियल नंबर्स होता क्या है। ध्यान से देखो, द नंबर विच वी कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ऐसा नंबर जिसको हम अपनी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन सभी नंबर्स को हम रियल नंबर कहते हैं। क्लास 9th के अंदर हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन सीखी है, कैसे होती है। ये हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली, इसकी मिड वैल्यू क्या होगी, 0। उसके राइट साइड जो नंबर होंगे वो क्या होंगे बच्चों, हमारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे इस प्रकार से, और जो लेफ्ट साइड नंबर होंगे वो हमारे क्या होंगे, नेगेटिव नंबर्स होंगे। तो जिस भी नंबर को हम अपनी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे, रियल नंबर्स कहलाएंगे। अब जैसे आपके माइंड में आ जाए सर -5 को रिप्रेजेंट करना है, तो भाई लेफ्ट साइड चलेंगे 0 से और -5 ये मिल गया, तो इस प्रकार से सर्कल कर दिया, -5 रिप्रेजेंट हो गया। मान लो प्लस का 2 रिप्रेजेंट करना है, तो हमें राइट साइड जाना पड़ेगा और 2 पे सर्कल कर दिया, रिप्रेजेंट हो गया। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये तो आपने जो नंबर थे होल नंबर कर दिए रिप्रेजेंट, कोई फ्रैक्शनल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब मान लो आपके माइंड में आ जाए माइनस का 3/2 रिप्रेजेंट करना है, -3/2 कहां लाई करेगा बच्चों, -1 और -2 के बीच में। तो मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की जिसमें 0 से लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर है, ये -1 है, ये -2, इसके बीच का नंबर -3/2 रिप्रेजेंट हो गया। ऐसे ही मान लो 5/2 रिप्रेजेंट करना पड़ गया, राइट साइड आ गया। तो फ्रैक्शनल नंबर भी हमारे रिप्रेजेंट हो रहे हैं नंबर लाइन पे, तो वो भी हमारे क्या कहलाएंगे, रियल नंबर्स कहलाएंगे। समझ में आ गई बात, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड पॉइंट पढ़ो, इसका क्या लिखा है मैंने, रियल नंबर्स इंक्लूड रैशनल नंबर लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। रियल नंबर के अंदर क्या होते हैं बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, फ्रैक्शंस भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। तो हमारे जो रियल नंबर होते हैं ना बच्चों, वो रैशनल नंबर प्लस में इरेशनल नंबर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बने हुए होते हैं। अब रैशनल नंबर के अंदर भाई ये पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, ये सारे के सारे आ जाते हैं, फ्रैक्शनल नंबर हो गए। इरेशनल नंबर के अंदर आ जाते हैं रूट वाले नंबर्स, वो अभी आगे पढ़ेंगे हम उनको डीपली, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया कि कौन से नंबर हमारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है, लिस्ट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की लिस्ट मैंने यहां पे दी है, वो किस प्रकार से है, ध्यान से देखना। ऑल नंबर्स एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर्स। क्या कहा है,
वो सारे नंबर जो कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को छोड़ के सारे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं बच्चों, रियल नंबर कहलाते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों आपका क्लास 11th का टॉपिक है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो वर्ड लिखे जाते हैं, जो नंबर लिखे जाते हैं, वो कैसे लिखे जाते हैं बच्चों, इस प्रकार से आई लगा के। आई का मतलब होता है आयोटा, वो क्लास 11th का टॉपिक है, इसको डीपली नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बस ये आपको पढ़ना है कि जिसके साथ आई लगा हुआ होता है वो इमेजिनरी नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। उनको छोड़ के जो सारे नंबर बच गए वो हमारे किसके अंदर आएंगे, रियल नंबर्स के आएंगे। अब आगे क्या लिखा है, रियल नंबर्स हैव द फॉलोइंग 5 सबसेट्स। अब रियल नंबर्स को हम मेन 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। 5 कौन कौन सी कैटेगरी हैं? सबसे पहली बात आती है भाई नेचुरल नंबर की, पढ़ रखा है क्लास 9th में, देखो दोबारा देख लेते हैं। ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स मेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जितने भी काउंटिंग नंबर है ना हमारे सारे के सारे, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं भाई, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और इनको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा सबसेट बन गया 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी तक। पता लग गया। उसके बाद बात करते हैं भाई होल नंबर। होल का मतलब सारे नंबर। बस हमें क्या करना है, नेचुरल नंबर्स के अंदर जीरो को इंक्लूड कर लेना है। क्या करना है बच्चों, यहां पे नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होती है, ये चीज ध्यान देनी है आपको। होल नंबर के अंदर क्या आ जाएगी, जीरो भी आ जाएगी। बस वो हमारे क्या हो जाएंगे, होल नंबर्स हो जाएंगे, और इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम, कैपिटल डब्ल्यू से। नेक्स्ट बात करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर क्या होते हैं बच्चे, जितने भी हमारे पॉजिटिव नेगेटिव नंबर है ना, जीरो को इंक्लूड करते हुए, वो सारे के सारे इंटीजर्स में आते हैं। देखो ऑल पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो आर द सेट ऑफ इंटीजर्स। यहां देख लो, इसको हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पे क्या आ गया, 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। ऐसे ही लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 अप टू इंफिनिटी। तो ये हमारे क्या आ गए बच्चों, इंटीजर्स आ गए। क्लियर है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात आती है मेन रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन p बाई क्यू। ऐसा नंबर जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उस नंबर को हम क्या कहेंगे बच्चों, रैशनल नंबर कहेंगे। अब ये p और q क्या है, ध्यान से देखना। p क्या होता है हमारा न्यूमरेटर, और q क्या होता है डिनोमिनेटर। वेयर p एंड q आर इंटीजर। हमेशा कंडीशन है कि आपको रैशनल नंबर के अंदर जो p और q होंगे ना, वो इंटीजर ही लेने हैं। क्या लेने हैं, इंटीजर ही होने चाहिए आपके। और साथ में क्या है, q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जो हमारा डिनोमिनेटर है ना, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, मतलब डिनोमिनेटर हमें 0 नहीं लेना है, तभी हम नंबर को क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। इसको हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। अब देखो कैसे, पहला एग्जांपल -3 ले रखा है, -3/1 लिख सकता हूं या नहीं, मतलब तो -3 रहा इसका मीनिंग, तो मैंने किस में रिप्रेजेंट कर दिया, p/q के रूप में। आगे क्या लिया, 0/1 भी लिख सकता हूं मैं, ये भी p/q के फॉर्म में हो गया हमारा। -6/1 लिख सकता हूं, 5/6 ऑलरेडी p/q की फॉर्म में है। और डेसिमल वाले पे ध्यान दो, 3.23 है। डेसिमल अगर मैं रिमूव करता हूं तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं बच्चों, 2 डिजिट्स, तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। तो ये सारे के सारे क्या है, p/q की फॉर्म में है या नहीं है, तो ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर कहलाएंगे। अब यहां पे क्यों बोला है कि जो q है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब मान लो बच्चों, आपको मैं कह दूं कि 5/0, इसका आंसर क्या होगा, कुछ बच्चे क्या कहेंगे 5 होगा, कुछ बच्चे इसका आंसर दे देंगे 0 होगा, कुछ बच्चे इसको कह देंगे कि सर पता नहीं, हमें नहीं पता, दूसरे कुछ कहेंगे इसका आंसर इनफाइनाइट होगा या फिर नॉट डिफाइंड होगा। अब अपने माइंड में लेके आओ बच्चों कि आप इसका आंसर कौन सा देने वाले हो, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन। इंपॉर्टेंट चीज है, फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां पे भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी ना मैं मार्क करवाता रहूंगा। अब यहां पे देखो, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं, तो क्या आपने कभी 0 की टेबल पढ़ी है, नहीं पढ़ी। तो 0 से अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं ना, तो वो पॉसिबल ही नहीं होता है, वो हमेशा क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, और इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा।
कभी भी किसी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करना पड़ जाए तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा बच्चों, इनफाइनाइट आएगा। माइंड के अंदर सेट कर लो, नोट्स बना लो इस चीज को, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए उसने कहा है कि क्यू जो है, डिनोमिनेटर जो है, कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर क्यू ही 0 हो गया तो नंबर ही नहीं बचा, वो नॉट डिफाइंड हो गया, तो हम उसको रेशनल नंबर कहां से कहेंगे। क्लियर बात, समझ में आ गया? यहां तक सारी की सारी चीजें समझ में आ गई, चारों के चारों सबसेट। अब पांचवा जो सबसेट आता है वो आता है बच्चों हमारा इरेशनल नंबर का। अब ये इरेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर दैट आर स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, क्यूब रूट्स ऑफ रैशनल नंबर्स एक्सेट्रा, सच एज √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। तो रूट वाली जो टर्म होंगी ना वो हमेशा क्या कहलाएंगी, हमारी इरेशनल नंबर कहलाएंगी। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर √25 भी इरेशनल होगा? होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये तो कंप्लीट रूट होता है हमारा, क्या, किसका, 5 का। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। तो 5 को तो हम 5/1 लिख सकते हैं, p/q फॉर्म हो गई। तो ये हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब यहां पे मैंने क्या ले रखा है, √2, √3, √5, √7। इस प्रकार के जो नंबर होंगे ना वो हमारे क्या कहलाएंगे बच्चों, इरेशनल नंबर कहलाएंगे, क्योंकि इनकी कंप्लीट वैल्यू हमारे पास कंप्लीट होल नंबर में, इंटीजर में नहीं निकलेगी, ठीक है। क्लियर बात? आगे देख लो यहां पे और क्या दे रखे हैं। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं इरेशनल नंबर को। और इसके अंदर आपने देखा यहां पे रूट वाली टर्म आ गई, ठीक है, नेगेटिव बाहर हो सकता है, अंदर नहीं होगा, कभी ऐसे नहीं मिलेगा आपको √-6। ये हमारा किस में आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जिसमें आयटा लगता है। इस नेगेटिव को रूट से बाहर निकालने के लिए आयटा यूज किया जाता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ये तो हमें कभी भी पढ़ने नहीं है क्लास 10th के अंदर। बाहर नेगेटिव साइन आ सकता है ऐसे, माइनस का √6, ऐसे नहीं पढ़ना है आपको। क्लियर बात है? अब यहां पे मैंने एक नंबर और ले रखा है 3.33333 और डॉट लगा के छोड़ दिया, तो ये कौन सा नंबर है बच्चों, जल्दी सोचो, कौन सा नंबर है? 3.33333। इस प्रकार से रिपीटिशन चल रही है इसकी, जो कि हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, जो कभी रुक ही नहीं रहा है, डिवाइड ही उसकी रुक ही नहीं रही है। तो वो नंबर भी हमारे किसके अंदर आते हैं बच्चों, इरेशनल नंबर के अंदर आते हैं। समझ में आ गई? अब जैसे मान लो मैं कर दूं भाई 2 को 3 से डिवाइड करना है, डिवाइड करो, 2 पहले ही छोटा है तो 0.0 लिया यहां पे, तो 3 6 जा 20, 3 6 जा 18, फिर 20 हो गया, 3 6 जा, ऐसे करते जाओगे 6 6 6 आता चला जाएगा, कितनी डिवाइड करते चले जाओ। तो 2/3 आपको दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि p/q की फॉर्म में है, लग रहा है ना 2/3। अगर मैं कह दूं आपको कि 2/3 हमारा कैसा नंबर है, आप कह दोगे सर p/q की फॉर्म में है, और फटाक से लिख दोगे रैशनल नंबर है। बट ये क्या है, इरेशनल नंबर है। क्यों है? ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ये कभी भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, ऐसे ही इसकी डिवाइड चलती जाएगी, 0.666666 कितनी डिवाइड करते जाओ वही आता रहेगा। और किसी नंबर पे मान लो ऐसे लिख रखा हो, मान लो x = लिख दिया 0.3 का बार, ऐसे भी मिलेगा आपको। तो ये भी हमारा क्या हो गया बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। इसके बार का मतलब क्या है यहां पे कि 3 की रिपीटिशन है, इसका मतलब है x = क्या है, 0.3333, ऐसे लिखते चले जाओ। तो इस प्रकार से बार लगा हुआ हो या फिर जिसकी डिवाइड रुकी ही ना रही हो, तो वो सारे क्या होंगे बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएंगे, और वो हमारे इरेशनल नंबर के अंदर काउंट होंगे। समझ में आ गए सारे नंबर? ये क्लास 9th की चीजें थी, 8th 9th की चीजें। बट बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं भाई, इन चीजों को छोड़ के चलते हैं और ये बाद में कंफ्यूजन पैदा करती है, ठीक है, क्वेश्चंस यही चीजें गलत करती हैं, तो इसीलिए मैंने समझाए हैं। ये मैंने एक चार्ट बना रखा है, इसमें आपको समझ में आ जाएगा रियल नंबर्स के अंदर रैशनल नंबर कैसे होंगे, ये रहे। फिर इंटीजर क्या होंगे, नेगेटिव, पॉजिटिव, 0, होल नंबर में 0 भी इंक्लूड होगी, नेचुरल नंबर में 1 2 3 होंगे, और ये यहाँ पे इरेशनल नंबर ले रखे हैं, रूट वाली टर्म, और हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये पाई। क्या है भाई, पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। कभी 22 को 7 से डिवाइड करके देखना, आपको नॉन टर्मिनेटिंग नंबर मिलेगा। डिवाइड करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ, डिवाइड कभी कंप्लीट ही नहीं होगी। तो इसीलिए पाई भी हमारा क्या होता है बच्चों,
इरेशनल नंबर होता है। समझ में आ गया यहां तक कंसेप्ट? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आगे पढ़ें। ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज आ गई भाई हमारे पास प्राइम नंबर। पढ़ के आए हैं प्राइम नंबर के भी बारे में, बट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। ए प्राइम नंबर इज ए होल नंबर ग्रेटर देन 1 हुज ओनली फैक्टर्स आर 1 एंड इटसेल्फ। हमारा प्राइम नंबर क्या होता है? एक होल नंबर होता है और 1 से बड़ा होता है, जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है, एक वो खुद से होता है। और सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? हमारा 2। अब देखो यहां पे मैंने नंबर ले रखे हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 अप टू इंफिनिटी तक। अब इन नंबर्स की अगर मैं फैक्टर की बात करूं, 2 को हम किस किस से डिवाइड कर सकते हैं बच्चों? या तो 1 से कर सकते हैं या 2 से कर सकते हैं, दो ही फैक्टर हैं। ऐसे ही मान लो मैंने 17 उठा लिया, 17 का फैक्टर या एक तो 1 होगा और एक वो नंबर खुद से होगा, बस इनके सिवा कोई फैक्टर नहीं मिलेंगे। एक तो 1 फैक्टर मिलेगा उसका और दूसरा वो नंबर खुद से फैक्टर होगा। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे बच्चों? प्राइम नंबर कहेंगे। क्लियर बात? माइंड के अंदर सेट हो गया? हलवा है, बिल्कुल इजी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा बीच में ब्रेक लेना हो तो वीडियो पॉज करके पानी वानी पियो, मोबाइल फोन यूज नहीं करना है, उसको साइड में छोड़ दो। ठीक है, आगे चलो भाई। नेक्स्ट बात आती है भाई कंपोजिट नंबर की। अब कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, ध्यान से पढ़ना। ए कंपोजिट नंबर इज ए नेचुरल नंबर और ए पॉजिटिव इंटीजर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर के अंदर सीधी सी बात है कि मोर देन 2 फैक्टर होंगे ना किसी नंबर को, तो उस नंबर को हम क्या कह लेंगे भाई? कंपोजिट नंबर कह लेंगे। देखो कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? 4 होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू आते हैं ऐसे, आपको पता है ना 20 एमसीक्यू आने वाले हैं। आपको ऑप्शन दे देगा कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, ऑप्शन मिल जाएंगे उसमें 2, 4, 6, 8, तो आप फटाक से 2 लगा दोगे, गलत हो जाएगा। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? 4 होता है, ये रहा। क्लियर बात है? और सबसे छोटा हमारा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। ये चीज आपको ध्यान देनी है। अब देखो 4 के अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो कौन कौन से फैक्टर होंगे भाई? 1 तो सभी का होता है, 2 की भी टेबल में आ रहा है, 4 की भी टेबल में आ रहा है, 3 फैक्टर हो गए, मोर देन 2 फैक्टर। ऐसे ही मान लो मैंने 12 ले लिया, 1 फैक्टर हो गया, 2 फैक्टर हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 12 खुद से हो गया। तो कितने सारे फैक्टर हो गए? तो ये भी हमारा कंपोजिट नंबर। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर, और जिसके 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो 1 और वो नंबर खुद से, तो वो हमारा प्राइम नंबर। दोनों का डिफरेंस क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, आगे चले। अब आता है वही हमारा मेन कंसेप्ट क्लास 10th का, जो कि है हमारी थ्योरम 1.1। क्या है? ध्यान से देखना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या कहती है ये थ्योरम? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। क्या कहा है उसने? कि जितने भी कंपोजिट नंबर है ना, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर जो होंगे ना सारे के सारे, वो हमेशा क्या होंगे? प्राइम नंबर्स होंगे। दोबारा सुनो क्या कहा है कि बच्चों जो भी कंपोजिट नंबर है हमारे सारे के सारे, अगर उनके हम फैक्टर निकालते हैं तो वो सारे फैक्टर क्या होंगे बच्चों? प्राइम नंबर होंगे। और उन प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई करके ही हमारा क्या निकलता है? कंपोजिट नंबर निकलता है। उसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान से देखो क्या है। यहां पे मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं, एक 42 लिया है, एक 210 लिया है। 42 के फैक्टर निकालो भाई, प्राइम फैक्टर कैसे निकलेंगे ध्यान से देखना। 42 लिया, सबसे छोटा नंबर हमारे पास क्या है भाई? प्राइम नंबर 2। तो पहले हम इसको क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21 आ गया। फिर देखो ध्यान से, ये 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। किससे होगा अब? 2 + 1 3। हमारी प्रोडक्ट जो है इसका सम करें डिजिट्स का, तो वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होता होगा। तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 7 जा 21। 7 किससे डिवाइड होगा? 7 से ही होगा, तो 7 1 जा 7। तो 42 के क्या फैक्टर आ गए बच्चों? 2 × 3 × 7 × 1। ये फैक्टर आए। 1 को लेने की जरूरत नहीं है, वैसे 1 का कोई यूज भी नहीं है, ठीक है। तो ये फैक्टर आ गए हमारे 42 के, 2 × 3 × 7। अब 42 क्या है हमारा? कंपोजिट नंबर। ध्यान से देखना क्या कह रहा हूं मैं, कंपोजिट नंबर है। अब ये कंपोजिट नंबर आया कैसे?
जितने भी हमारे यहां पे प्राइम नंबर आए ना, जितने भी फैक्टर आए हैं, उन सभी की प्रोडक्ट से ही कंपोजिट नंबर बनेगा। तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर से ही हमारा कंपोजिट नंबर निकल के आता है। यही चीज हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहना चाहती है। ठीक है, इसका उल्टा करके देखें तो कंपोजिट नंबर के जितने भी फैक्टर होंगे ना, वो सारे के सारे प्राइम नंबर होते हैं। ये बात कहना चाहती है हमारी थ्योरम। दोनों तरीके से समझ में आ गई? क्लियर है? एक बार दोबारा समझा दूं, यही चीज समझ में नहीं आती है बच्चों को कि क्या है हमारी फंडामेंटल थ्योरम। दोबारा समझो, हमने दो तरीके के नंबर पढ़े बच्चों, एक तो कंपोजिट नंबर, एक प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सा था? जिसके दो ही फैक्टर थे, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद से। कंपोजिट नंबर कौन सा था? ऐसा नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हों। ठीक है, अब ये थ्योरम क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, जो भी आपको कंपोजिट नंबर दिया जाए, अगर उसके आप फैक्टर निकालते हैं तो वो सारे के सारे फैक्टर क्या निकलेंगे? प्राइम नंबर निकलेंगे। देखो, इसके फैक्टर निकाले 2, 3, 7 निकले, सारे क्या निकले? प्राइम नंबर। अब इन प्राइम नंबर्स की अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं सारे के सारे इसके फैक्टर्स की, तो वो कंपोजिट नंबर मुझे दोबारा मिल जाएगा। ये चीज कहती है हमारी कौन? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। समझ में आ गया? आपको प्राइम फैक्टराइजेशन भी पता लग गया कैसे करते हैं। अब 2, 1, 0 के करके देखो। सबसे पहले 2 पे जाएंगे, छोटा सबसे पहले प्राइम नंबर 2 ही है, तो 2 से डिवाइड करो। 2 1 जा 2, 1 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 0 आ गया। फिर 10, 2 5 जा 10। फिर किस पे जा रहा है भाई? 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है। 3 पे जाएगा, 3 3 जा 9, 15 हो गया। 3 5 जा 15। अब ये दोबारा 3 पे नहीं जा रहा है तो हमारा किस पे जा रहा है? 5 पे। 5 7 जा 35। फिर किस पे जाएगा? 7 पे, तो 7 1 जा 7। तो 2 1 0 के फैक्टर क्या आ गए बच्चों? 2 × 3 × 5 × 7। ये हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर। और इधर जो हमारी प्रोडक्ट है वो किसकी है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। समझ में आ गई बात? तो प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट करके कंपोजिट नंबर निकलेगा, और कंपोजिट नंबर के अगर फैक्टर निकालते हैं वो सारे प्राइम नंबर होंगे। यही चीज कहती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। भाई इससे बेस्ट तो कोई समझा नहीं सकता, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा माइंड में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हलवा है बिल्कुल। ठीक है, अब चलो आगे। नेक्स्ट बात आ गई वही हमारी एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम 1.1। जो हमारी एप्लीकेशन 1.1 थी, थ्योरम थी, उसकी एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशन मतलब यूज कहां कर सकते हैं हम। सबसे पहला यूज होता है एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करना, एचसीएफ फाइंड आउट करना। आपको दिखने में इजी लग रहा होगा कि एलसीएम एचसीएफ तो बिल्कुल हलवा चीज है, फटाक से निकाल देंगे। आप एक काम करना, जो क्लास 10th पास आउट करके गए ना बच्चे, उनसे ना एक बार एलसीएम एचसीएफ निकलवा के देखना। 50% बच्चे रोंग करेंगे, गारंटी है। आप खुद से ट्राई करके देख लो, आपके मन में कंफ्यूजन रहेगी, एलसीएम कैसे निकाले, एचसीएफ कैसे निकाले, रहेगी ना गड़बड़। रहती है भाई, बिल्कुल रहती है, मुझे पता है। और बहुत सारे बच्चे गलत भी करके आते हैं। बट मैं आपको यहां पे सिंपल सा तरीका बताऊंगा कि नंबर्स का एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। बस कंसेप्ट को समझना। देखो, सबसे पहले बात करें कि एलसीएम का मीनिंग क्या होता है। फुल फॉर्म की बात करें तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब क्या होता है बच्चों? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मीनिंग क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहां पे सबसे पहले एलसीएम पे फोकस करते हैं। देखो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। जो भी हमारा नंबर होगा सबसे पहले हम उसके फैक्टर निकाल लेंगे, उन नंबर्स की प्राइम फैक्टर्स की ग्रेटेस्ट पावर को लेंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा। अब इसको एग्जांपल से समझेंगे तब क्लियर होगी चीज। दूसरा, एचसीएफ के अंदर ध्यान से देखो, द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। ध्यान से देना, ये वर्ड जो है ना यही इंपॉर्टेंट है। और यहां पे यहां पे क्या कहा है एचसीएफ के अंदर बच्चों? ईच कॉमन प्राइम फैक्टर होगा ना, उसकी स्मॉलेस्ट पावर क्या निकालेगी? हमारी एचसीएफ निकालेगी। और जो ग्रेटेस्ट पावर होगी हर एक प्राइम फैक्टर की, वो हमारी क्या निकालेगी? एलसीएम निकालेगी। अब देखो कैसे करना है। सबसे पहले मैंने दो ली हैं यहां पे, नंबर 24 और 36।
दो तरीके बताऊंगा एलसीएम निकालने के भी, एचसीएफ निकालने के भी। सबसे पहले हम लेके चलते हैं भाई प्राइम फैक्टर। 24 के बच्चों फैक्टर निकालो, प्राइम फैक्टर। 2 पे गया, 2 से डिवाइड किया 12 आ गया, फिर 2 पे डिवाइड किया 6 आ गया, फिर 2 पे डिवाइड किया 3 आ गया, फिर 3 से डिवाइड किया 3 1 जा 3 आ गया। आगे 24 के फैक्टर ऐसे ही 36 के निकाल लो बच्चों। 2 से डिवाइड किया 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड किया 2 9 जा 18, फिर यहाँ पे 3 से डिवाइड किया 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड किया 3 1 जा 3। अब 24 के जो फैक्टर आए हैं वो क्या आए हैं बच्चों मेरे, देखो ये इधर ये फैक्टर होते हैं, तो 2 2 2 2 और 3, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 ये आया है। 1 को लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता है और कोई इफेक्ट नहीं डालता हमारी प्रोडक्ट डिवीजन पे। 36 के फैक्टर देख लो, 36 के फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 ये दे रखे हैं। अब सबसे पहला काम क्या है भाई, हमें निकालना है इसका एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, इनको पावर की फॉर्म में लिखो। पावर की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, देखो 2 कितने टाइम्स है बच्चों, 3 टाइम्स, तो इसको मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 अकेला है बेचारा तो 3 की पावर 1 लिख दिया। ऐसे ही 36 वालों को लिख दो, 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2 लिख लिया। यहां पे 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 3 की पावर 2 लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई बात, ऐसे लिख सकते हो। अब एलसीएम का मतलब समझो दोबारा। अब स्टेटमेंट पे आओ, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। जितने भी प्राइम फैक्टर होंगे ना सभी की ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। तो यहां पे ध्यान से देखो, इस पे फोकस रहेगा अब व्हाइट वालों पे। सबसे पहले देखो हमारा प्राइम फैक्टर क्या है, 2। यहां पे 2 की पावर 2 है, यहां पे 2 की पावर 3 है। क्या लेनी है हमें, ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 में ग्रेटेस्ट कौन सा है भाई, पावर, ये ज्यादा बड़ी है। तो हमने एलसीएम में क्या ले लेना है, यहां पे 1 मिनट, ये हम यहां पे एलसीएम निकाल लेंगे। तो ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, कौन सी ली जाएगी, 2 की पावर 3 ली जाएगी। फिर अगला प्राइम फैक्टर कौन सा है, 3 है हमारा। यहां पे 3 की पावर 1 है, यहां पे 3 की पावर 2 है, तो ग्रेटेस्ट पावर किधर है, इधर। तो यहां पे हम क्या लेंगे, 3 की पावर 2 लेंगे। ले लिया भाई, समझ में आ गया। इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर 3 का मतलब 2 की 3 बार मल्टीप्लाई, 3 की पावर 2 का मतलब 3 की हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 जा 24, 3 जा 72। तो इन नंबर का जो एलसीएम आया वो क्या आ गया मेरा, 72 आ गया। पता चल गया। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ देख लो भाई अब कैसे निकलेगा, डेफिनेशन पे चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। जो भी हमारे कॉमन फैक्टर होंगे ना, दोनों में होने चाहिए वो प्राइम फैक्टर, उनकी हमें स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। अब यहां पे देखो इसके प्राइम फैक्टर क्या थे, 2 और 3 थे, यहां पे भी 2 और 3 थे। तो इनमें सबसे स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 ले लिया। 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1 में स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 ले लिया। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 कितना हो गया, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 3, तो 4 3 जा 12 आ गया मेरा क्या, एचसीएफ। क्लियर बात होगी या नहीं होगी, समझ में आ गया। हमें इसमें क्या करना है, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर के जो स्मॉलेस्ट पावर होगी वो एचसीएफ में यूज होगी, और ईच प्राइम फैक्टर की जो हमारी हाईएस्ट पावर होगी वो एलसीएम में यूज होगी। क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा एक और तरीका बता देता हूं मैं एचसीएफ एलसीएम निकालने का। एक तो ये तरीका था, दूसरा तरीका हमें क्या करना है, 24 और 36 का निकालना है भाई। 24 ले लिया, 36 ले लिया। इस तरीके से भी आपने सीखा होगा। पहले हम किस पे डिवाइड करेंगे, 2 पे। 2 से डिवाइड किया भाई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी 2 से हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से हो रहा है, तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अब ये 2 से नहीं हो रहा है तो 3 से हो रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब यहां पे ऐसे नंबर आ गए जो एक ही टेबल में नहीं आते हैं, ना तो ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं, ना ही ये दोनों 3 की टेबल में आते हैं, तो छोड़ दो। यहां पे हमें जब तक इस तरीके से डिवाइड करते रहना है कि जितने भी नंबर यहां दे रखे हैं ना वो सारे एक ही बार में डिवाइड होते रहे, तीनों के तीनों हों या दोनों नंबर हों, एक ही नंबर से पूरे पूरे डिवाइड होते रहे, तब तक हमें ये सीरीज बनानी है। अब हमें क्या करना है भाई, एचसीएफ लिखना है इसका।
HCF कैसे लिखा जाएगा? जो ये सामने वाले नंबर है ना, ये ले लो, क्या क्या आए हैं? 2 × 2 × 3, तो क्या आ गया? 2 2 जा 4 3 जा 12। अब हमें क्या लेना है? एलसीएम। एलसीएम में क्या करेंगे? सामने वाले तो लेने ही लेने हैं, और जो ये नीचे बेचारे बचे हुए हैं ना, इनको भी लेना है यहां तक। तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 3 मल्टीप्लाई, नीचे वाले भी ले लिए, 2 × 3, 2 2 जा 4 3 जा 12, 2 जा 24, 3 जा 72, तो ये एलसीएम आ गया। अब जो इजी मेथड आपको लगता हो एक ही मेथड फॉलो करेंगे, कंफ्यूजन नहीं रखनी है, ये मेथड रखूं या ये मेथड रखूं, ठीक है? एक ही मेथड को फॉलो करेंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन? अब एक बार मैं 84 और 126 के भी फैक्टर करके एलसीएम एचसीएफ सिखा देता हूं, और डाउट क्लियर हो जाएगा जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। ध्यान से देखना, इनको एक बार इरेज कर लेते हैं तो वो भी समझ में आ जाएंगे आपको अच्छे से। दोनों ही मेथड मैं दोबारा बताऊंगा आपको एक बार। तो भाई अब हमारे पास नंबर क्या है? 84 और 126। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई? 84 के फैक्टर निकालो बच्चों। 2 पे गया 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 पे गया 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 पे गया 3 7 जा 21, फिर 7 पे गया 7 1 जा 7। क्लियर? फिर ऐसे ही 126 के फैक्टर निकाल लो। इस पे गया 2 पे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर हमारा किस पे गया? 3 पे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर हमारा 3 पे गया 3 7 जा 21। तो हमारे बच्चों 84 के फैक्टर क्या आए? 2 × 2 × 3 × 7। ऐसे ही हमारे 126 के फैक्टर क्या आए? 2 × 3 × 3 × 7। ठीक है? अब भाई हमें क्या करना है? सबसे पहले एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इनको पावर की फॉर्म में लिखो। 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2 ले लिया। 3 अकेला है, 3 की पावर 1 ले ली। 7 अकेला है, 7 की पावर 1 ले ली। अब आ जाओ 126 पे। यहां पे 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, और 7 की पावर 1 है। पहले क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम में क्या करना है? ग्रेटेस्ट पावर लेनी है सभी प्राइम फैक्टर की। क्या कहा है? सभी प्राइम फैक्टर की हमें ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। तो यहां पे पहला फैक्टर क्या है? 2। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 2। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो 3 की पावर 2। 7 की हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो 7 ले लिया, 7 की पावर 1 ले लिया। अब मैं जो आपको सिखाना चाहता हूं ना, वो ध्यान से देखो। अगर मान लो बच्चों हमने 126 के फैक्टर निकाले और हमारे पास ये 7 नहीं आया, इसमें फैक्टर ये 7 नहीं आया, ये इतने फैक्टर आए, तो हमें क्या करना है? ये अकेला 7 है ना, यहां पे हमें कॉमन नहीं देखने की 7 दूसरे में भी होना चाहिए, तब कंपैरिजन करेंगे पावर का। अकेला है ना कोई फैक्टर, तो वो भी हमें लेना पड़ेगा किसमें? एलसीएम में। बस एचसीएफ में वो लेना है जो कॉमन होंगे। समझ में आई बात? तो यहां पे हमें क्या लेना पड़ेगा? अगर मान लो यहां पे 7 ना होता, तब भी हम 7 की पावर 1 को लेके चलते। ठीक है? क्लियर हो गई बात? तो यहां पे क्या लेंगे हम? ये हमारा क्या था? 7 की पावर 1, तो ये आ गया मेरा 7 की पावर 1 भी। इसको सिंप्लीफाई कर लो। 2 की पावर 2 क्या हो गया? 4, 9 × 7, तो 9 4 जा 36, 36 की और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद 252 आ जाएगा। देख लेना एक बार, शायद यही आएगा। ठीक है? अब बात करें एचसीएफ की। एचसीएफ के अंदर क्या लेना है भाई? पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर जो कॉमन होंगे ना, उनकी छोटी पावर लेनी है। 2 की पावर सबसे पहले क्या ली जाएगी? 1 ली जाएगी। फिर 3 की छोटी पावर क्या ली जाएगी? 1 ली जाएगी, और 7 की पावर तो 1 ही है, तो ये देख लो 2 × 3 × 7, तो ये क्या आ गया? 42। तो ये हमारा एचसीएफ आ गया। क्लियर बात है? समझ में आ गई बात? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो एक और चीज सिखा दूं मैं आपको छोटी सी। मान लो हमारे कोई नंबर था, उसके फैक्टर आए हुए हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 की पावर 1, और 7 की पावर 2, और यहां पे मान लो आया हुआ है 5 की पावर 1। ऐसे ही कोई एक नंबर है जिसके फैक्टर आए हुए हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, और 7 नहीं है, 11 आया हुआ है, ऐसे आया हुआ है। ठीक है?
अब इसके हमें एलसीएम निकालने हो, इसका एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकलेगा, एक बार रुको देख ध्यान से, इसको हटाओ। कोई भी नंबर हमने लिया एक्स वाई जेड, उनके फैक्टर कुछ इस प्रकार से आ गए। अब इसका एलसीएम लिखना है। एलसीएम में क्या लिखना है भाई, पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। सबसे पहले 2 को कंपैरिजन करेंगे, 2 की हाईएस्ट पावर क्या 3, तो 2 की पावर 3 ले लिया। फिर 3 की पावर कंपैरिजन करी, 3 की पावर 3 ले ली। अब यहां देखो बच्चों, हमारे पास और कंपैरिजन करने के लिए नंबर नहीं है। 7 की कंपैरिजन किसके साथ करें, दूसरे में तो 7 फैक्टर ही नहीं आया हुआ है, तो घबराना नहीं है। यहां पे जो नंबर अकेला है ना वो भी आपको लेना है, 7 की पावर 2, ये 5 की पावर 1 और नीचे वाले में से 11, तो ऐसे एलसीएम निकलेगा। ठीक है, बस एचसीएफ के अंदर हमें क्या करना है, कॉमन देखना है, जो कॉमन नहीं होंगे उनको हम छोड़ देंगे। अब यहां पे देखो एचसीएफ में छोटा नंबर, छोटी पावर लेनी है तो 2 की पावर 2 ली जाएगी, यहां पे 3 की पावर 1 ली जाएगी, और ये हमारे क्या है 7 की पावर 2 इसमें है, इसमें नहीं है छोड़ दो, 5 की पावर इसमें है, इसमें नहीं है, इसको भी छोड़ दो, 11 नीचे वाले में है, ऊपर वाले में नहीं है, इसको भी छोड़ दो। तो एचसीएफ में बस कॉमन वालों की स्मॉलेस्ट पावर काम करेगी, और एलसीएम में हमारे सारे के सारे ग्रेटेस्ट पावर के लेने हैं। कॉमन ना भी हो तब भी वो नंबर आपको लेके चलना है। समझ में आ गई बात, क्लियर है? एग्जांपल्स करके देखना, इसके थोड़े से समझ में आ जाएगी। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात आ गई भाई, एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या है आपस में। देखो, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, अगर आपके पास मान लो कोई 2 नंबर दे रखे बच्चों, एक ए नंबर है एक बी नंबर है, तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों नंबर का एलसीएम निकालें, और उनकी अगर हम प्रोडक्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो वो हमेशा इक्वल आएगी हमारी उन दोनों नंबर की प्रोडक्ट के इक्वल। ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। देखो कैसे करेंगे, मान लो हमने 2 नंबर लिए भाई, एक 24 लिया एक 36 लिया। अब 24 का एलसीएम और एचसीएफ अभी अभी हमने निकालना था, एक बार दोबारा निकाल लेते हैं। क्या आएगा, ये आ गए इसके फैक्टर, ऐसे ही 36 के निकाल लेते हैं। 2 18 जा, फिर 2 पे गया, 2 9 जा, फिर 3 पे गया, 3 3 जा, ये 3 पे गया, 3 1 जा 3, तो 24 के फैक्टर आ गए 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, और 36 के फैक्टर आ गए बच्चों हमारे 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। तो एलसीएम की बात करें हम यहां पे, तो वो क्या हो गया बच्चों, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, कितना आ गया 8, मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, तो 8 9 जा क्या आ गया 72 एलसीएम आ गया। एचसीएफ की बात करें हम, तो हमें कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, तो एचसीएफ क्या आ गया 2 2 जा 4 3 जा 12। तो ये तो हमारा नंबर का एचसीएफ हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब उस रिलेशन को देखते हैं कैसे हम यूज करते हैं। क्या कहा है कि अगर आपके पास कोई 2 नंबर हैं, 2 नंबर क्या है 24 और 36, तो यहां पे हमें क्या करना है, उनके एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट करनी है। एलसीएम कितना है भाई, और एचसीएफ 12 है, तो एचसीएफ 12 एलसीएम 72। इन दोनों की अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमेशा किसके इक्वल आएगी, दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के। तो यहां पे क्या है 24 और 36, इनकी करके देख लेना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल आएगी, ये रिलेशन होता है। अब इसका यूज कैसे होता है, यूज कैसे होगा बच्चों, मान लो आपको दे दे क्वेश्चन के अंदर कि भाई आपके पास कोई 2 नंबर हैं, उसमें एक नंबर हमारा क्या है 24 है, एक नंबर क्या है 24 है, दूसरा नंबर हमें नहीं पता है, उसको हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, और 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ आपको गिवन मिलेगा। मान लो एचसीएफ है 12 और एलसीएम है 72, तो अगर आपको ये सेकंड नंबर ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, a इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 72 डिवाइड बाय 24, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 2 1 जा 2, 2 से डिवाइड करेंगे 36, तो वो सेकंड नंबर क्या आ गया 36। देखना एक बार चेक करके, था ना 36 ही। तो इस प्रकार से इसका यूज करते हैं। कई बार क्या कह दे कि आपको 2 नंबर दिए मिलेंगे कि 2 नंबर 24 और 36 हैं,
इनका HCF जो है वो हमारा 12 है, तो LCM ज्ञात कीजिए, LCM फाइंड आउट कीजिए। तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो LCM निकल जाएगा। 3 चीज आपको गिवन होंगी, चौथी चीज आपको फोर्थ जो है वो आपको फाइंड आउट करनी होगी, जो कि हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्लियर? चलें आगे। चलो भाई, अब बात आती है भाई हमारे जो वर्ड प्रॉब्लम होती है ना, उनके अंदर LCM कब निकालना होता है, HCF कब निकालना होता है, ये सबसे डिफिकल्ट लगता है बच्चों को। कोई भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन मिलेगा और उस क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में LCM निकाल देते हैं, किसी में HCF निकाल देते हैं। बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं भाई। कंफ्यूज नहीं रहना है, बस 100 ट्रिक लेके आया हूं मैं आपके लिए, जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले ध्यान से देखो, व्हेन टू यूज HCF इन वर्ड प्रॉब्लम, कि वर्ड प्रॉब्लम में आपको HCF कब निकालना है। देखना, when the question ask about the greatest, maximum, highest, largest, किसी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट के बारे में निकालना हो, मैक्सिमम चीज निकालनी हो, हाईएस्ट चीज निकालनी हो या लार्जेस्ट निकालनी हो किसी चीजों के बीच में, तो हमें क्या निकालना है, हमेशा HCF निकालना है। क्वेश्चन के अंदर आपको मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, लार्जेस्ट ऐसा कुछ दिख जाए तो हमेशा क्या निकालना है, HCF फाइंड आउट करना है। दूसरा, when the question ask about dividing something or dividing into groups, कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि कोई आइटम दे रखी है, उसको ग्रुप्स में डिवाइड करना है, उसके छोटे छोटे पोर्शन बनाने हैं, उसको तोड़ना है, तो हमें उस वर्ड प्रॉब्लम में क्या निकालना होगा, HCF फाइंड आउट करना होगा। तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए या नहीं हो गए, समझ में आ गए? HCF कब निकालना है। अब बात करते हैं LCM की। क्या है, when the question ask about the least, छोटा, मिनिमम, लोवेस्ट, स्मॉलेस्ट, तो इनके बारे में अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, छोटे के बारे में, कम के बारे में, मिनिमम के बारे में, लीस्ट के बारे में, तो हमेशा LCM फाइंड आउट करना है। LCM का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट तो नीचे, स्मॉलेस्ट की, लोवेस्ट की, मिनिमम की बात कर रहा हो तो हमेशा LCM निकलेगा। दूसरा, व्हेन द क्वेश्चन आस्क अबाउट द रिपीटिंग इवेंट, मीटिंग अगेन, अक्कर अगेन, कोई चीज बार बार हो रही है, कब दोबारा होगी, कैसे दोबारा मिलेंगे, इस तरीके की बातें आती हैं, तो तब भी आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, LCM निकालना है। दोनों चीजें समझ में आ गई, ये पॉइंट भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चंस पढ़ते ही समझ में आ जाएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, इसका एग्जांपल नहीं करेंगे, वो क्वेश्चंस करेंगे जो हमारा चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज है वहीं पे। प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी क्या मतलब है यहां पे, कि किसी नंबर को इरेशनल प्रूव करना। हम कैसे करेंगे वो कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो हमारा √5 है, क्या नंबर है, इरेशनल, हमें पता है, बट आपको क्या करना है, एग्जामिनर जो आपका एग्जाम पेपर चेक करने वाला है उसको तो आपको दिखाना पड़ेगा ना कि आपने √5 को इरेशनल कैसे माना, उसको तो नहीं पता। तो हमें क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चों, जैसे हमारा √5 है ना, सबसे पहले इसको हम लेट करके चलेंगे, लेट अस एज्यूम दिस इज ए रैशनल नंबर, दिस इज ए रैशनल नंबर। हमारी अजम्पशन है, हमने मान लिया कि √5 एक रैशनल नंबर है, मान के चलेंगे रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर है तो बच्चों इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, √5 को P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। मान लिया मैंने कि √5 एक रैशनल नंबर है, तो √5 इक्वल टू क्या हो गया, P/Q। इस क्वेश्चन को आगे सोल्व आउट करेंगे और बाद में मैं क्या प्रूव कर दूंगा कि जो मैंने मानना था ना इसको रैशनल नंबर, वो मैंने गलत माना है, तो अपने आप ही ये नंबर क्या हो गया, इरेशनल नंबर। जो हमारी अजम्पशन थी, जो चीज हम मान के चले थे वही चीज गलत हो गई, हमारी अजम्पशन ही गलत हो गई, तो भाई ऑटोमेटिकली नंबर क्या हो गया, इरेशनल। क्योंकि नंबर दो ही टाइप का होगा, या तो हमारा रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। अब रैशनल मान के चले, उसको हमने गलत प्रूव कर दिया, तो बचा क्या, इरेशनल नंबर। तो इरेशनलिटी प्रूव करने के टाइम पे हमें करना क्या है, बस नंबर्स को रैशनल मान के चलना है और अपनी ही अजम्पशन को रॉन्ग प्रूव कर देना है, तो वो नंबर ऑटोमेटिकली इरेशनल हो जाएगा। क्लियर हो गया? डीपली मैंने आपको पढ़ा दिया है, इससे बाहर कुछ नहीं है चैप्टर के अंदर। बड़े ध्यान से समझना है, कुछ चीज रह गई हो दोबारा वीडियो के अंदर देखिए। कोई प्रॉब्लम लग रही है कमेंट कीजिए,
ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम होगी बच्चों की, अलग से वीडियो बना के वो चीज भी क्लियर कर दूंगा। बस अपने फ्रेंड्स में आपको एक काम करना है, शेयर जरूर कर देनी है वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। क्लास 11 12 का भी सिलेबस इसी चैनल पे मिलेगा आपको, और जो आपके जूनियर्स हैं क्लास 7th 8th 9th के, उनको भी प्लीज नेक्सा क्लासेस के बारे में जरूर बताइए। लव यू स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर सपोर्ट फॉर द चैनल।